मैं लीलावती क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं और आज हिंदी की सीरीज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ब, क्रिया। देखिए, क्रिया बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या हैं, संयुक्त क्रियाएं क्या हैं, यौगिक क्रियाएं क्या हैं, धातु रूप क्रियाएं क्या हैं। तो ढेर सारे क्रिया के प्रकार हैं। हमने यहाँ कोशिश की है एक टेबुलेशन फॉर्मेट में, एक चार्ट के फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें समझाने की, और बहुत आसान तरीके से आपको बेसिक जो फंडामेंटल है वो हम समझा दें और फिर डिफ़िकल्टी लेवल आप अपने से समझ लेंगे। ये हमारा प्रयास है। चलिए अब देखते हैं वर्ब, क्रिया किसे कहते हैं हम। वर्ब जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, मतलब एक्टिविटी, द वर्ड विच डिनोट्स द एक्टिविटी, हैपनिंग ऑफ एक्टिविटी, किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया है वो गतिविधि मूलक शब्द है, उससे एक्शन और एक्टिविटी का पता चलता है। जैसे बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, ये सब क्या है? दीज आर ऑल आर एक्टिविटी। ये क्या है? गतिविधि हैं। तो ये बोलना, पढ़ना, घूमना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। देखिए, क्रिया, जब हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया भी लिंग वचन कारक के अनुसार लगता है। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की तरह क्रिया भी विकारी शब्द है। इसमें भी डिमेरिट आ जाता है, विकार आ जाता है। राम पढ़ता है और सीता पढ़ती है, तो पढ़ता पुल्लिंग हो गया और पढ़ती क्या हो गया? स्त्रीलिंग। पढ़ते, देखिए, पढ़ता और पढ़ते एक वचन और बहुवचन, मतलब क्रिया भी अपने कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए क्या है? विकारी शब्द है। तो क्रिया क्या है? विकारी। संज्ञा भी विकारी, सर्वनाम भी विकारी, विशेषण भी विकारी और क्रिया भी विकारी। विकारी का मतलब डिमेरिट आ जाएगा। ये अपने कर्ता के लिंग वचन कारक को फॉलो करती है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं धातु की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। यहाँ धातु का मतलब मेटल से नहीं है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय जो उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं जो बाद में लगता है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे बोल तो बोलना, पढ़ तो पढ़ना, घूम घूमना, लिख लिखना, गा गाना। तो मूल धातु मतलब जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते, जो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है, उसके और टुकड़े को हम जैसे गा को और छोटा कर देंगे तो उससे किसी गतिविधि का पता नहीं चलेगा। और जब हम उसमें प्रत्यय लगा देंगे, देखिए मूल धातु में प्रत्यय लगा देते हैं तो सामान्य रूप से क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। गा में लगाया ना तो गाना, हंस में लगाया ना तो हंसना। तो ये धातु की परिभाषा हो गई। फिर देखिए, धातु लगा के जब हम क्रिया बदलते हैं प्रत्यय लगा के, तो दो प्रकार की होती है। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं, हमने अभी देख लिया। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनती है। मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं। मूल धातु क्या है? वो स्वतंत्र होती है। यौगिक धातु जो होगा वह किसी प्रत्यय के संयोग से बनती है। जैसे पढ़ना से पढ़ा। देखिए, मूल धातु पढ़, मूल धातु क्या है? पढ़, और पढ़ से हमने बनाया पढ़ना, और पढ़ना से यौगिक क्या बना दिया? पढ़ा। लिख धातु, लिखना का धातु क्या है? लिख, उससे हमने बनाया क्रिया लिखना, और लिखना से क्या बना? लिखा। तो मूल धातु पढ़ना लिखना और यौगिक क्या है? देखिए, लिखा और पढ़ा। इस तरीके से हम मूल धातु और यौगिक धातु से क्रियाओं का निर्माण करते हैं। लिख मूल है, लिखना बना, और उसके बाद लिखा, तो लिखा जो है वो यौगिक धातु है, पढ़ा जो है वो यौगिक धातु है। इस तरीके से हम मूल, यौगिक और प्रेरणार्थक की बात करते हैं। देखिए, उठना, उठ मूल है, इसमें ना लगा दिया, उठना क्रिया बना दिया। फिर उठाना और उठवाना। चलना, चल है ना, सब में चल है, मूल सब में चल है। चलना, चलाना, चलवाना। तो चलवाना क्या है? प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक का मतलब ये प्रेरणा दे रहा है, ये करवाया जा रहा है। दिलवाना, जिलवाना, लिखवाना, तो जो करवाया जाए किसी दूसरे से, अभी हम आगे देखेंगे, उसको हम प्रेरणार्थक कहते हैं। अब हम कर्म के आधार पर क्रियाओं का विभाजन पढ़ने जा रहे हैं। अगर क्रिया कर्म के साथ है और कर्म के बिना है, कर्म के बिना अकर्मक और कर्म के साथ सकर्मक। स मतलब साथ, अ मतलब बिना। कैसे पहचानेंगी कोई क्रिया कर्म के साथ है और कोई क्रिया कर्म के बिना है? देखिए, जब क्रिया कर्म के साथ होगी तो याद रखिए, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक हो जाएगी।
क्रिया का प्रभाव, किसी गतिविधि का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ेगा तो क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। नीता आम खा रही है, खाने का प्रभाव किस पर है? आम पर। इसीलिए ये जो खा रही है क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रभाव किस पर है? आम। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक। और इसका उत्तर मिलता है अगर हम क्रिया में क्वेश्चन लगा के बोलें क्या खा रही है, तो क्या उत्तर मिल जाएगा? आम। उसी तरह से अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। अकर्मक क्रिया, इसका मतलब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता पर। पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ने, देखिए उड़ने का प्रभाव पक्षी कर्ता पर है, पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन पक्षी दाना चुग रहे हैं तो चुगने का प्रभाव दाने पर है। पक्षी उड़ रहे हैं ये अकर्मक क्रिया है, और पक्षी दाना चुग रहे हैं ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया है। तो बहुत आसान सा डिवीजन है अकर्मक और सकर्मक का। यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े ऐसी क्रिया सकर्मक, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो ऐसी क्रिया अकर्मक होती है। फिर सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, कभी एक कर्म आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, कभी डबल ऑब्जेक्ट आता है। अगर एक ही कर्म है क्रिया का तो एक कर्मक क्रिया, और अगर दो कर्म है तो क्या है? द्विकर्मक क्रिया। वह रोटी खाता है, खाने का प्रभाव रोटी पर है, एक ही कर्म है, इसलिए क्या है? एक कर्मक क्रिया, वह रोटी खाता है। और यहाँ देखिए, राज ने ग्रामीणों को बांसुरी दी, इसमें दो होगा, प्राणीवाचक अप्राणीवाचक। देने का प्रभाव बांसुरी पर है, देने का प्रभाव किस पर है? बांसुरी पर। और बांसुरी किसको दी? ग्रामीणों को। राम ने ग्रामीणों को दी, राम ने बांसुरी दी, दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ गए, राम ने ग्रामीणों को बांसुरी दी। देने का प्रभाव बांसुरी पर है, इसलिए ये मुख्य कर्म है, और ग्रामीण क्या है? गौण कर्म है। तो ये द्विकर्म है। ग्रामीण देखिए दो कलर में है, ग्रामीण और बांसुरी, ये दो कर्म है। पहला कर्म बांसुरी है, दूसरा कर्म क्या है? ग्रामीण, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? द्विकर्मक। तो बहुत सा आसान मैथमेटिकल, एक कर्म होगा तो एक कर्मक, द्विकर्मक दो कर्म होगा तो द्विकर्मक। आसानी से आप एग्जाम्पल देखिए, देने का प्रयोग बांसुरी के ऊपर, इसलिए ये पहला प्रमुख हो गया, फिर ग्रामीण सेकेंडरी हो गया, और यहाँ वह रोटी खाता है, खाने का प्रभाव रोटी पर, एक ही कर्म है इसलिए एक कर्मक हो गया। तो जैसा शब्द है उसी के अनुसार उसकी परिभाषा है। आप शब्दों को समझ लेंगे कि एक कर्म एक कर्मक, द्विकर्मक द्विकर्मक, और कर्म होगा तो सकर्मक। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भी क्रिया का एक विभाजन है। देखिए, मुख्य क्रिया जो गतिविधि बताती है वो मुख्य क्रिया है, और जो गतिविधि का समय और काल का बोध कराती है वो क्या है? सहायक क्रिया। जैसे हैं, हूँ, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे, चुका, चुकी, चुके, रहा, रही, रहे, ये सब क्या है? ये सब सहायक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, लेकिन खा रही है, खेल चुके हैं, दौड़ चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो केवल गतिविधि बताए वो क्या है? मुख्य क्रिया, और जो उसका काल और अवस्था बताए उसे हम क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। तो हैं, हूँ, हैं, था, थी, थे, गागी, गे, चुका, चुकी, चुके, रहा, रही, रहे, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। और आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है? मुख्य गतिविधि है। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं। फिर उसके बाद अगर हम क्रिया की संरचना को ध्यान से देखें तो क्रिया की संरचना के चार भेद हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, कृदंत। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि करवा रहा है, करने के लिए प्रेरित करना, क्रिया को करने के लिए प्रेरित करना या करवाना प्रेरणार्थक होता है। सिंपल सी बात है। आप खुद करता खुद ना करे, किसी से करवाए या करने के लिए प्रेरण करे, प्रेरणा दे, तो वो क्रिया क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे बोलना से बुलवाना, ठीक, फिर पढ़ना से पढ़वाना, खाना से खिलवाना। ये देखिए क्या करता है? स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। फिर मैं कह रहा हूँ संरचना के आधार पर चार भेद हैं: प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और कृदंत क्रिया। अब देखिए संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातु, धातु आपने पढ़ा है मूल रूप से, अभी मैंने बताया था, जैसे पढ़, लिख, सुन, ये सब क्या है? धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। जैसे एक देना और चल, देखिए दे और चल, चल देना, हंस देना, रो पढ़ना, दो दो क्रियाएं हैं, संयुक्त हो रही हैं। झुक जाना, ठीक है ना? तो चल पढ़ना, हंस देना, रो पढ़ना, झुक जाना, ये सब क्या है? संयुक्त
क्रियाएं हैं, दो के संयुक्त से बनी हैं। फिर नाम धातु क्रिया, बहुत कंफ्यूजन होता है नाम धातु में, लेकिन आप जान लीजिए नाम धातु क्रिया, एक धातु क्रिया होगी और उससे पहले नाम आ जाएगा। नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। पहले संज्ञा आए फिर धातु क्रिया आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाम धातु। याद रखिए, आपको संज्ञा वाला वीडियो आप देखिएगा कि कोई भी नाम वाला शब्द क्या होता है? संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा आ जाए, यहाँ विशेषण आ जाए और सर्वनाम आ जाए। संज्ञा सर्वनाम, देखिए संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम, और जो इसकी विशेषता बताए विशेषण। तो नाम धातु में पहले या तो संज्ञा आएगी या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण। इससे बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु। अब आपको क्लियर हो गया? धातु क्रिया के साथ अगर नाम जुड़ जाए या सर्वनाम जुड़ जाए या विशेषण जुड़ जाए और फिर क्रिया बन जाए तो इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए हाथ संज्ञा है ना, इस हाथ संज्ञा से क्या बन गया? हथियाना। लाठी संज्ञा है ना, क्या बन गया? लठियाना। चिकना, चिकना विशेषण है ना, चिकना विशेषण है और चिकना से क्या बन गया? चिकनाना। तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। अब फिर उसके बाद नाम धातु या नाम बोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं, ठीक है? कौन सी नाम बोधक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं नहीं है? जैसे चिकनाना, लठियाना, हथियाना, ये नाम बोधक क्रियाएं। संयुक्त क्रियाओं में दो क्रियाओं का मेल होता है और नाम बोधक क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के मेल से क्रिया बनती है। दोनों में यही अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। नाम बोधक में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और धातु के साथ मिलकर एक क्रिया बनती है और संयुक्त क्रियाएं में दो क्रियाएं मिलकर, दो धातु क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनाती हैं। जैसे संज्ञा भस्म और करना, देखिए भस्म, भस्म करना एक क्रिया हो गई। दुखी होना एक क्रिया हो गया। अब दुख विशेषण है, दुखी होना, और संयुक्त क्रिया में क्या होता? यहाँ दो धातुएं होती फिर जाके संयुक्त क्रिया बनती। कृदंत क्रिया, कृत प्रत्यय के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया। जैसे चलता, दौड़ता, देखिए कृदंत क्रिया। फिर उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, पहले कौन सी क्रिया समाप्त हुई? नहाने वाली, फिर उसके बाद भोजन हुआ। तो एक क्रिया समाप्त हो और उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए अगर आपको पूर्वकालिक शब्द स्पष्ट होगा तो क्रिया भी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हिंदी व्याकरण में अगर आप नाम को अच्छी तरह से समझ ले, पूर्वकालिक, पहले की गई क्रिया और उसके बाद की गई क्रिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जहां दो क्रियाओं का मेल होगा, एक क्रिया पहले कर ली गई, दूसरी बाद में, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। उसने नहाकर भोजन किया, यह पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए क्रियार्थक क्रिया, ठीक, जब संज्ञा की तरह, क्रिया जब संज्ञा की तरह आए, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। जैसे वॉकिंग, रीता इज वॉकिंग, यहां तो वॉकिंग वर्ब हो गया, लेकिन वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग नाउन है, पार्टिसिपल में आप पढ़े होंगे। अब वॉकिंग क्या है? सीता दौड़ती है, लेकिन दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब वो दौड़ना वाक्य में क्या है? संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है। राम दौड़ता है और दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो दौड़ना वाक्य में संज्ञा की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए वो क्या हो गया? क्रियार्थक। टहलना, राम टहलता है और टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या हो गया? वाक्य में संज्ञा की तरह। तो जब कोई क्रिया वाक्य में संज्ञा की तरह आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रियार्थक क्रिया। फिर अनुकरणात्मक क्रिया, हिंदी में बहुत सारी क्रियाएं ऐसे बनी हैं जब आप समझ नहीं पाते। आप रेल के इंजन को देखें, कोयले वाले को, जब वो कोयले से धुआं फेंकता है तो लोग क्या बोलते हैं? भक भक करके फेंक रहा है। इसका मतलब जो क्रिया, जैसे चम्मच टन टन करके गिरा, तो जो क्रिया हो रही है उससे जो ध्वनि निकल रही है उसका अनुकरण करते हैं, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि का अनुकरण कर लेते हैं और फिर हम उसे क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खटपट से खटखटाना, भन भनाना, मक्खी भिनभिनाती है ना, तो उसी से क्या बन गया? उसकी आवाज़ का हमने अनुकरण किया और क्या बोल दिया? भन भनाना। देखिए थरथराना, थरथर एक आप फीलिंग है और उससे आपने क्या बना दिया? थरथराना। हवा चलती है, एक सनसनी सी आती है और उससे क्या बना दिया? सनसनाना। तो जब कोई कल्पित ध्वनि होती है उसका अनुकरण करके जब आप क्रिया बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। फिर रंजक क्रिया, रंजक मतलब जो मन को अच्छा लगे, जो अलग विशिष्ट छवि दे, उसे बोलते हैं रंजक। रंजक मतलब रंगना,
रंगने वाला। तो रंजक क्रियाएं मुख्य रूप से अर्थ में रंगत लाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया। ये 8 प्रकार की हैं रंजक क्रियाएं। देखिए एक चार्ट दिया गया, आना जाना उठना बैठना लेना देना पढ़ना डालना, ये रंजक क्रियाएं हैं। और ये देखिए आकस्मिकता का भाव, कहीं उठना होगा तो आकस्मिकता का भाव होगा, बैठना होगा मार बैठना, खो बैठना, चढ़ बैठना, तो ये आकस्मिकता का भाव है। चढ़ बैठना ये क्या एक विशिष्ट छवि क्रिया की दे रही है कि हमारे देश के सैनिक चीनी सैनिकों पर चढ़ बैठे, तो ये एक रंजक भाव आ रहा है ना, विशिष्ट छवि आ रही है ना, तो इसीलिए हम इसे रंजक क्रियाएं कहते हैं जो 8 प्रकार की होती हैं। प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप ये भी जान लें, एक सामान्य अवस्था, एक विधि अवस्था, एक संभाव्य अवस्था। सामान्य अवस्था है जब विधान या सामान्य अवस्था का बोध हो क्रिया से, तो उसे सामान्य अवस्था बोलते हैं। राम खेल रहा है, सीता गई, ये सामान्य अवस्था का बोध हो रहा है। विधि अवस्था जिसको हम इंपरेटिव बोलते हैं, इंग्लिश में इंपरेटिव कहते हैं, जब प्रार्थना आज्ञा प्रश्न इत्यादि का बोध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विधि अवस्था। क्या मैं अंदर आऊं, परमिशन मांग रहा है ना, प्रार्थना है ना, आप मुझे 500 रुपये दीजिए, सुड है ना, लगा हुआ है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलते हैं, प्रार्थना आज्ञा प्रश्न इत्यादि का बोध होता है तो उसे हम विधि अवस्था कहते हैं। फिर है संभाव्य अवस्था, अनुमान इच्छा संदेह का बोध हो तो उसे हम संभाव्य अवस्था कहते हैं। वह कल आएगा या नहीं, देखिए है ना, संदेह है ना, शायद राम आगरा में मिले। तो ये प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्थाएं होती है, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। और क्रियाओं की अवस्था जानने के लिए आप टेंस काल वाला वीडियो देखिए, काल में बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो उम्मीद है आप टेबुलेशन के फॉर्म में बड़े आसानी से इसे समझ गए होंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो हमने प्रयोग के आधार पर देखा, रूप के आधार पर देखा, अर्थ के आधार पर देखा। तो अगर आप सारे चार्ट को एक एक करके, केवल आप वीडियो को रोक के केवल चार्ट देखेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहें, हम हिंदी व्याकरण की एक पूरी श्रृंखला आपको प्रस्तुत करेंगे जो एग्जाम के लिए अनुकरणीय होगी। आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।